हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लूसेंट को कवर कर रहे थे, आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। आज आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा, कल से हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बुक और उसके लेखक को देखेंगे। तो फर्स्ट बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। सेकेंड बुक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके लेखक कौन है? सैमुअल्सन। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक कौन है? सैमुअल्सन। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के लेखक कौन है? मार्शल। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? रॉबिन्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? रॉबिन्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जे एम केंज। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जे एम केंज। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? केन्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? केन्स। हाउ टू पे फॉर वार के लेखक कौन है? केन्स। हाउ टू पे फॉर वार के लेखक कौन है? केन्स। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि मांग क्या होता है। तो जो प्रभावपूर्ण इच्छाएं होती है उसे ही मांग कहा जाता है। प्रभावपूर्ण इच्छा ही क्या है? मांग है। सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। मूल्य को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मांग घट जाएगी और मूल्य को अगर घटा दिया जाए तो मांग बढ़ती है। थर्ड है कि गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग की लोच निकालने का एक फॉर्मूला दिया है कि मांग में जितना अनुपातिक परिवर्तन हो उसको डिवाइड कर देना है मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से। मांग की लोच निकालने का क्या तरीका है? तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन में डिवाइड देना है मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ऊपर का 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। सेकंड, जो गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गिफिन वस्तुएं क्या होती है। तो गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है। गिफिन वस्तुएं है क्या? तो वो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं जिसमें मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुएं जो होती है उसकी मांग बढ़ती है और मूल्य में जैसे ही कमी हो जाती है तो इसकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं? तो उसके हम लोग 2 उपाय देखेंगे कि राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। राजकोषीय उपाय में क्या है? संतुलित बजट बनाना होगा। सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। प्रगतिशील करारोपण करना होगा। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना होगा और बचत को प्रोत्साहित करना होगा। और नेक्स्ट लास्ट है उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय कौन कौन से हैं? तो संतुलित बजट बनाना होगा, सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना होगा, प्रगतिशील करारोपण करना होगा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना होगा और बचत को प्रोत्साहित करना होगा और लास्ट उत्पादन में वृद्धि करना होगा। इसका मौद्रिक उपाय क्या है? तो मुद्रा के निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना और कठोर साख नीति अपनाना। मौद्रिक उपाय क्या है? तो मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना होगा, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना होगा और कठोर साख नीति को बनाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार तथा विलासित संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। अगर आपसे पूछा जाए आवश्यक वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो बेलोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार और विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग बहुत ही अत्यधिक लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है। वस्तु के अगर आप वैकल्पिक प्रयोग कर रहे हैं तो उसके संभव होने पर मांग क्या होगी? लोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। पूरक वस्तुओं की मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है। यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोच होती है।
जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। यदि समाज में धन जो है वो असमान रूप से वितरित है तो उसकी मांग की जो लोच होगी वो बेलोच होगी, और धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी, मांग की लोच उतनी बेलोच होगी। इसके विपरीत समय की अवधि जितनी अधिक होगी, मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी। मार्शल क्या बोला, तो मांग की लोच को समय जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी, मांग की लोच उतनी ही बेलोच होगी, और यदि समय की अवधि जितनी ही अधिक होगी, मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कैसे होते हैं? तो मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तन के मुख्य 4 रूप होते हैं। पहला तो मुद्रास्फीति के कारण, अविस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन कह लीजिए। तीसरा है मुद्रा संस्फीति, और फोर्थ है आपका मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किन कारणों से होते हैं? 3-4 कारणों से मिलेंगे। पहला मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा। अविस्फीति या मुद्रा संकुचन कह लीजिए, मुद्रा संस्फीति या मुद्रा अपस्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। कीमतें क्या होगी? बढ़ जाएगी और मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिसमें वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसमें देनदार को हानि होती है। आपसे पूछा जाएगा मुद्रास्फीति में हानि किसे होती है, देनदार को या लेनदार को? तो देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी जो ऋणी होता है उसको लाभ होता है। मुद्रास्फीति के केस में देनदार को हानि होगा और लेनदार को लाभ होगा। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में जो है मुद्रास्फीति वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है तो क्या करेंगे? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मुद्रा की आपूर्ति नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स ने क्या बताया कि वास्तविक जो मुद्रास्फीति होते हैं वो पूरी तरह से रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होगी। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है। अगर पूर्ण रोजगार से पहले स्फीति अगर उत्पन्न हो गई तो उसे हम लोग आंशिक स्फीति कहेंगे, जो प्रेरणात्मक होती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति का क्या अभिप्राय? तो बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है और न कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को क्या कहते हैं? चलन स्फीति कहते हैं। उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहते हैं। उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती है। मांग प्रेरित स्फीति कब उत्पन्न होती है? जब वस्तु एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती हुई मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती हैं। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। यदि वस्तुओं के उत्पादन करने में जो लागत लग रही थी वो अगर बढ़ जाए और उसके बाद अगर वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया जाए तो इसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाएगा। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है। मुद्रा की पूर्ति का विस्तार कैसे होगा? नए नोटों को छापा जाएगा, जो बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन होता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हिनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। हिनार्थ प्रेरित स्फीति कब कहलाएगा? कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है। इसे हिनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक
पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी, जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न हो जाएगा। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, जबकि दबी मुद्रा स्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगाया जाएगा। खुली मुद्रा स्फीति में समाज की जो बढ़ती हुई आय के जो उपभोग हो रहे हैं पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, लेकिन दबी मुद्रा स्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या क्या है? तो जो उत्पादक वर्ग हो गए, जो उत्पादन कर रहे, जैसे कृषक हो गए, उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, उनको लाभ होगा। मुद्रास्फीति में उत्पादक वर्ग जो है उनको लाभ होगा, ऋणी को लाभ होगा तथा ऋणदाता को हानि होगा। अब पीछे भी पढ़ चुके थे, जो ऋणी होता है उसको लाभ होगा और ऋणदाता को हानि होगा। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि प्रवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। मुद्रास्फीति के केस में जिनका आय निश्चित है उन्हें हानि होगी और जिनका आय परिवर्तित हो रहा है उनको लाभ होगा। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग और ही निर्धन होता चला जाता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग और धनी और निर्धन वर्ग निर्धन होता चला जाता है। व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या है? तो आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाती है। मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की क्या क्या नीतियां हैं? पहला, हीनार्थ प्रबंधन किया जाएगा। दूसरा, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन किया जाएगा। उदार ऋण एवं साख नीति अपनाई जाएगी। युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय किया जाएगा। प्रतिगामी कराधान नीति लागू किया जाएगा। प्रशुल्क एवं व्यापार नीति और लास्ट कठोर उद्योग नीति अपनाई जाएगी। मुद्रा प्रसार के लिए सरकार की उत्तरदायी नीतियां कौन कौन सी है? तो हीनार्थ प्रबंधन किया जाना चाहिए, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन होना चाहिए, उदार ऋण एवं साख नीति होनी चाहिए, युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय होना चाहिए, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति और कठोर उद्योग नीति। मुद्रा संकुचन और मुद्रा अपस्फीति के बारे में समझते हैं। यह मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है। यह जो है मुद्रा संकुचन जो है वो मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या होगा? घटेगा। प्रोफेसर पिगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है और दूसरा, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। प्रोफेसर पिगू ने क्या बताया कि मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं, जिसमें उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है और सेकंड, मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है। फर्स्ट, मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे और वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। पहला क्या है? तो मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे और वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। सेकंड है, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परंतु मौद्रिक आय में कमी अधिक हो। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों क्या हो? घट जाए, लेकिन मौद्रिक आय में कमी अधिक होनी चाहिए। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो। मौद्रिक आय और उत्पादन यदि दोनों बढ़ता है तो उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। उत्पादन यथावत रहे परंतु मौद्रिक आय घटे। उत्पादन यथावत रहे परंतु मौद्रिक आय क्या हो? घटे। जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो, जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो तो मुद्रा संकुचन में जो है परिस्थितियां दृष्टिगोचर हो जाएगी। नेक्स्ट है, मुद्रा संकुचन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? तो मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय इसमें देखेंगे। तो मौद्रिक उपाय है कि आप मुद्रा का अधिक से अधिक निर्गमन कीजिए और सेकंड है, साख मुद्रा का विस्तार कीजिए। मौद्रिक उपाय क्या है? मुद्रा का अधिक निर्गमन कीजिए और साख मुद्रा का विस्तार कीजिए। किस लिए? मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए। राजकोषीय उपाय क्या है? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कीजिए, करारोपण में कमी कीजिए और ऋणों का भुगतान कीजिए। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होनी चाहिए, करारोपण में कमी होनी चाहिए, ऋणों का भुगतान होना चाहिए एवं आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, अन्य उपाय में क्या क्या है? मुद्रा संकुचन को रोकने के अन्य उपाय क्या है? तो निर्यातों में वृद्धि तथा आयात में कमी होनी चाहिए, पूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। मुद्रा संकुचन को रोकने का और क्या उपाय है? तो निर्यातों में वृद्धि, आयात में कमी होनी चाहिए, पूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। मुद्रा अविस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है। मुद्रा अविस्फीति जो है अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं को खत्म कर देती है और बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाता है। मुद्रा अपस्फीति क्या करता है? तो आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी को उत्पन्न कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। नेक्स्ट है मुद्रा संस्फीति क्या है? तो वह मुद्रा संस्फीति वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। मुद्रा संस्फीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संस्फीति जो है प्रायः क्यों किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नोट में आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा स्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक सी होती है। दोनों ही मुद्रा की मात्रा बढ़ाती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होता है। संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थितिजन्य होती है। मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग कैसी है? तो एक जैसी है। दोनों ही क्या करती है? मुद्रा की मात्रा, दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, वहीं मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थितिजन्य होती है। नेक्स्ट हम लोग विविध तथ्य में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। भारत जो है तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है और सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। तंबाकू उत्पादन और का जो उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? तो चीन है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति किससे होती है? तो सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्तिगृह सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में पहला जल विद्युत शक्तिगृह सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। 1997 में दिया गया। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। बिग पुश थ्योरी आर रॉडन ने दिया है। बिग पुश थ्योरी किसने दिया? आर रॉडन ने दिया। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो भारत में है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? गोवा में। राष्ट्रीय आय के सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है
उसे कठोर मुद्रा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसे कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। साख मुद्रा को और क्या कहा जाता है? तो ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ करों की दर में वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ाने के साथ करों की दर में कमी होती है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में वृद्धि होगी, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1966। कब की गई? 1 अक्टूबर 1966। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां खोला गया। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा में खोला गया। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए गए। बाड़मेर जो राजस्थान में, वहाँ तेल के विशाल भंडार पाए गए। 1963 केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। भारतीय बैंकों के विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में। इस पॉइंट को तो हम पहले ही बता चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है। व्हाइट गुड्स से क्या मतलब है? तो अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होती है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। व्हाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स कहलाती है। व्हाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं व्हाइट गुड्स कहलाती है। ताप विद्युत उद्योग भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। ताप विद्युत उद्योग भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। किसी देश X में आर्थिक समृद्धि होगी यदि X में पूंजी निर्माण होगा। किसी देश X में आर्थिक समृद्धि होगी यदि X में पूंजी निर्माण होगा। नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखते हैं सिद्धांत एवं प्रतिपादक कि जो विकास का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी।
गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो रैगनर नर्क्स ने। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो रैगनर नर्क्स ने। प्लानिंग एंड द पुअर का सिद्धांत किसने दिया? वी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर के प्रतिपादक कौन है? वी.एस. मिन्हास। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस के प्रतिपादक कौन है? गुनार मिर्डल। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस के प्रतिपादक कौन है? गुनार मिर्डल। प्रबल धक्का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रोजस्टीन रोडो। प्रबल धक्का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रोजस्टीन रोडो। असंतुलित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हर्समैन। असंतुलित विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हर्समैन। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रतिपादक कौन है? रोस्टो। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रतिपादक कौन है? रोस्टो। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस के प्रतिपादक कौन है? ए.के. सेन। सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस के प्रतिपादक कौन है? ए.के. सेन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? एडम स्मिथ। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? एडम स्मिथ। इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्थर लैफर। इष्टतम कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया? आर्थर लैफर। व्यय कर का सिद्धांत किसने दिया? केल्डार। व्यय कर का सिद्धांत किसने दिया? केल्डार। टोबिन कर, जेम्स टोबिन। टोबिन कर का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स टोबिन। मूल्यवर्धित कर, जो वैट जिसे आप कहते हैं, उसके सिद्धांत प्रथम प्रतिपादक F.1 सीमेंस के द्वारा। मूल्यवर्धित कर के प्रतिपादक प्रथम प्रतिपादक F.1 सीमेंस के द्वारा। मूल्यवर्धित कर तो मारिस फारे और कार्ल सूप के द्वारा विकसित किया गया। मारिस फारे और कार्ल सूप के द्वारा मूल्यवर्धित कर विकसित किया गया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? J.S. मिल। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? J.S. मिल। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया? पीटर फायर। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया? पीटर फायर ने। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन पीगू। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन पीगू। कर देय क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क। कर देय क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क ने। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया? A.P. लर्नर। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया? A.P. लर्नर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया? जॉन मेनार्ड किन्स ने। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया? जॉन मेनार्ड किन्स ने। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉरेंज वक्र क्या है। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है। लॉरेंज वक्र क्या है? तो आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। गिनी गुणांक क्या है? आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, समाज में विषमता भी उतनी अधिक होगी। गिनी गुणांक का माप जितना अधिक होगा, समाज में विषमता भी उतनी अधिक होगी। कुज़नेट्स वक्र क्या है? तो साइमन कुज़नेट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों के संबंध को वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो वह उल्टे यू आकार की प्राप्ति होती है। इस वक्र को ही कुज़नेट्स वक्र कहा जाता है। कुज़नेट्स वक्र का अगर आकार पूछ लिया जाए आपसे तो यू आकार बताइएगा। कुज़नेट्स वक्र है क्या? तो साइमन कुज़नेट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों के संबंध को वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो वह उल्टे यू आकार की प्राप्त होगी। इस वक्र को ही कुज़नेट्स वक्र कहते हैं। फिलिप्स वक्र क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाने के लिए फिलिप्स वक्र का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी देश में बेरोजगारी की दर कम हो तो मजदूरी दर अधिक होगी एवं यदि बेरोजगारी की दर अधिक हो तो मजदूरी दर कम होगी। अतः फिलिप्स वक्र बेरोजगारी अथवा मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर कम होती है तो वहाँ मजदूरी दर अधिक होगी और यदि बेरोजगारी दर अधिक है तो मजदूरी दर कम होगी।
अतः फिलिप्स वक्र बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। लाफर वक्र क्या है? यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिए जाने पर करागात राजस्व में कमी आएगी। यह वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिए जाने पर करागत राजस्व में कमी आएगी। मुद्रा अपस्फीति क्या कहलाती है? मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां एवं उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। मुद्रा अपस्फीति में वे सब क्रियाएं, नीतियां एवं उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किया जाता है। मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संकुचन में तुलना कर लेते हैं। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। मुद्रा संकुचन देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करेगी, वहीं मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है तथा दोनों ही प्रकृति लगभग एक सी होती है। मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है। थैंक यू। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएंगे किसी और सब्जेक्ट्स के। इकोनॉमिक्स आज आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।